स्टार्ट करते हैं रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 6। क्या क्या पढ़ लिया था? इनर्शिया अच्छे से पढ़ लिया था, सारे क्वेश्चंस लगा लिए थे और हम लोग ने अलग अलग केसेस भी पढ़ लिए थे जिसमें हम लोग ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी सीख लिया था। ठीक है, आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कौन सा? टॉर्क। ठीक, टॉर्क के बारे में कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा हुआ था? जूनियर क्लास में पढ़ा था पहली बार। क्या पढ़ा था? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर पाथ को फॉलो करना है या मोशन कराना है तो उसमें जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगा उसकी फॉर्म में होगा, वो टॉर्क के फॉर्म में होगा। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क भी एक टाइप ऑफ फोर्स होता है जो कि लेकिन सिर्फ काम किसमें करता है? रोटेशनल डायनामिक्स में, और कहीं काम नहीं आता है। ठीक, या फिर किसी बॉडी को क्या करना, टॉपलिंग कराना है, रोटेशन कराना है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन तो कहीं भी करने की बात नहीं हो रही है, तो वहां पर क्या यूज होता है? टॉर्क। तो टॉर्क क्या डेफिनेशन देखिए, क्या लिखा है? टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। मतलब कह रहे हैं कि वही कि रोटेशनल इक्विवेलेंट हो गया किसका? फोर्स का। फोर्स यहाँ पे डायरेक्टली एफ के फॉर्म में नहीं, टॉर्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एक्सप्रेस द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टू कॉज रोटेशन इन इट अबाउट अ गिवन पॉइंट। किसी फिक्स पॉइंट के अलोंग और बॉडी को अगर हमें क्या कराना है? रोटेट कराना है या मोशन कराना है, सर्कुलर पाथ फॉलो कराना है, तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें टॉर्क चाहिए होगा। यहाँ पर कुछ एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, एक आपको दिख रहा होगा, एक रॉड है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कंसीडर रॉड। ये क्या? पाइवटेड का मतलब समझ लो जो पॉइंट फिक्स है। पाइवट का मतलब फिक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे किसी भी एक एंड को अगर आप कील से दीवार में से लगा देते हो, पाइवट पॉइंट हो गया उसका। ठीक, उसके अलोंग वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कर सकता। पाइवट की प्रॉब्लम क्या है कि वो फिक्स कर देता है, फिर वो आगे पीछे नहीं कर सकता है, फिर क्या कर सकता है? सिर्फ सर्कुलर पाथ को ही फॉलो कर सकता है। तो अगर कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन क्या है? या तो कपल में फोर्स लगे, मतलब दो एंड होने चाहिए बॉडी के, दोनों पर इक्वल अपोजिट फोर्स लगे तब ये घूमेगा, नहीं तो आपको एक फिक्स करना पड़ेगा, जिससे कि सिंगल फोर्स अगर आपको लगा करके इसको सर्कुलर पाथ फॉलो कराना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप इसको पाइवट करो। समझ में आ गया? तो कपल भी पढ़ सकते हैं। कपल कब पढ़ेंगे? तो ये पाइवट नहीं होगा, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा होगा, लेकिन जो भी फोर्स इस एंड पे लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना कंपलसरी है। जब ऐसा होता है तभी इसको कहते हैं पेयर ऑफ फोर्सेस, कहते हैं कपल। ठीक, तो जब कपल लगता है तो बॉडी क्या करती है? रोटेट, और इस कपल को ही टॉर्क भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क का दूसरा नाम भी बोल दिया मैंने जल्दी से, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सब अपन जूनियर क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक हमने रॉड ली, एक पॉइंट ऊपर उसको पाइवट कर दिया, यानी कि फिक्स कर दिया, एक फोर्स एफ लगाया जो कि हमेशा याद रखना, जो ये आपका रॉड का लेंथ है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। अगर नहीं है तो अपन उसका कंपोनेंट डिसॉल्व करते हैं, तो एक फोर्स आपका रॉड के अलोंग आ जाएगा और एक आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा। ऑटोमेटिकली क्लियर है कि अगर कोई चीज, जैसे ये मान लो मेरा हाथ क्या है, ये पाइवट पॉइंट है। ठीक है, अब मैं इस रॉड को इस तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, कुछ हो रहा है? कितना भी लगाओ कैंसिल आउट हो जाएगा ना। कौन कैंसिल कर रहा है? ये पाइवट, राइट। तो ये एफ cos थीटा कौन कैंसिल आउट कर रहा है? ये। ठीक, अब मैंने कहा कुछ नहीं है, अब यहाँ पर इस तरीके से फोर्स लगाएंगे। ठीक है, मेरा अंगूठा क्या कर रहा है? पुश कर रहा है ऊपर की तरफ इसको। ठीक, अब बताओ कुछ कर पा रहा है ये हाथ? पकड़ा तो मैंने, अभी भी ग्रिप उतनी है मेरी, लेकिन उससे कोई फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि पाइवट वाली बात है ना कि ये सिर्फ इसका स्ट्रेट लाइन मोशन ब्लॉक करता है और कोई मोशन ये ब्लॉक नहीं करता। इसलिए मैं जब स्ट्रेट लाइन मोशन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं बाकी टाइप का मोशन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो काम कर रहा है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अ फोर्स F is applied on it at a point P. The component F cos theta of force along the rod is counterbalanced by the reaction force of the pivot and cannot contribute in rotating the rod. जैसा कि मैंने समझाया। आगे, it is the component F sin theta of the force perpendicular to the rod. जैसा कि मैंने पहले बोला था, परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, which is responsible for rotation of the rod. Moreover, क्या है? Moreover, further ये गलत है, further होगा ये FU होगा। ठीक है, further is the point P from O। ठीक है, अच्छा वो farther लिखा हुआ था in the sense of distance। ठीक है, एक डिस्टेंस पे है ये, farther सही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, इज द पॉइंट P from O where the force is applied easier it is to rotate the body। अच्छा, ये वो हिंज वाली बात हो गई, डोर वाली बात जो अपन करते रहते हैं। क्या कहते हैं कि डोर का जहां पर हिंज है उससे अगर आप दूरी पर रहोगे तो आसानी से गेट खोल दोगे, अगर करीब चले जाओगे तो आप, यानी कि डिस्टेंस पाइवट पॉइंट से बढ़ाएंगे तो रिक्वायर्ड फोर्स घट जाएगा, और अगर हम पाइवट पॉइंट के पास जाएंगे तो फोर्स रिक्वायर्ड बढ़ जाएगा। बिकॉज जो आपका टॉर्क है वो क्या होता है बताइए? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो
यहाँ पर पहले ही बताया गया इधर 4 को परपेंडिकुलर करो या तो डिस्टेंस को परपेंडिकुलर करो। तो अगर हम करेंगे, अब मान लेते हैं ये d डिस्टेंस पर है p पॉइंट फ्रॉम o, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टाउ इज इक्वल टू fd sin थीटा। तो मैंने d sin थीटा लिखा, देखो आगे sin थीटा मतलब कि कोई एक एंगल पर है, f और d के बीच में कोई एक एंगल थीटा बन रहा है, राइट। अब मैंने कहा कि f sin थीटा इनटू d, तब भी तो आंसर आएगा। तो आप कुछ भी करोगे तो कोई ना कोई एक कंपोनेंट क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ से क्लियर होता है कि ये डिस्टेंस जो है वो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, ठीक है, फोर्स, क्योंकि प्रोडक्ट है टॉर्क को अगर कांस्टेंट, जैसे मान लो इस गेट को घुमाने के लिए एक फिक्स ए अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए, ठीक, ए वैल्यू ऑफ टॉर्क चाहिए, ठीक। अब उस ए वैल्यू के लिए आने के लिए मैंने कितनी बार सिखाया, जब भी प्रोडक्ट में होता है वैसे 2 × 4 इज इक्वल टू क्या है, 8, ठीक। जैसे यहाँ लिखते हैं मैंने 8 न्यूटन मीटर, ठीक है, ये हो गई यूनिट ऑफ टॉर्क। अब मुझे 8 ही चाहिए ना, मैग्नीट्यूड कितना है 8, तो चाहे मैं फोर्स लगाऊं 2 न्यूटन का और 4 मीटर की डिस्टेंस कर दूं, या फिर मैं 4 न्यूटन का फोर्स लगाऊं और, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, जब फोर्स कम था तो डिस्टेंस, फोर्स बढ़ाना पड़ा, जब मैंने क्या कर दिया, पाइवट पॉइंट से डिस्टेंस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए गेट को खोलना है तो हैंडल से खोलो, ज्यादा आसानी से खुल जाता है, ठीक है। हिंज के पास जाओगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया बॉस? तो ये इतना लिख डालो, ये रॉड बना लेना, और कोई एक रॉड ऐसे छोटा सा ऐसा शॉर्ट में लिख लो, ठीक है, नहीं तो लिखना है तो लिख लो, सारे काम की चीज, ठीक। जल्दी लिखिए, चलिए ठीक है। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, या ऐसे डायरेक्टली लिख लो, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और एफ साइन थीटा, ठीक है, आर एफ साइन थीटा, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पाइवट पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैंने क्या बोला, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहां भी तुम पर लगाओगे उसके से आर वेरी करेगा, ठीक है, इससे हमेशा काम करेगा, ठीक है। अब मुझे ये कोई बताएगा टॉर्क वेक्टर होगा या स्केलर होगा? सब इंटेलिजेंट हो रखे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसमें डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं क्या? हाँ, डॉट लगा सकते हैं? क्रॉस डॉट क्या होता है, पहली बार सुनने को मिला कुछ ऐसा, बताओ। हमने तो डॉट और क्रॉस पढ़ा था, ये डॉट क्रॉस क्या है, सब कर दोगे एक ही में? क्या है, डॉट होता है, क्रॉस होता है, डॉट क्रॉस कुछ नहीं होता है, ठीक है। साइन कंपोनेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अच्छा ये एफ, अच्छा पहचाना भी दोनों में ऐसा ही होगा, एफ दिया है तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, आंसर तो वेक्टर ही आना है, बहरहाल वो एक तरीका होता है। और इसको अगर लिखना भी चाहते हैं तो अपन क्या लिखेंगे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज एक साइन कंपोनेंट है, ठीक है। तो लिखिए इसको, सिंस द, यहाँ पे लिख लीजिए, थ्योरेटिकल में लिख लीजिए, सिंस द रोटेशन, सिंस द रोटेशन हैज सेंस ऑफ डायरेक्शन, रोटेशन के लिए क्या चाहिए, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन चाहिए ना, अरे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक फिक्स सेंस डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, यस, रोटेशन डिपेंड करता है, हैज सेंस ऑफ डायरेक्शन। ये थ्योरेटिकल वे है एक्सप्लेन करने का। सो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बाकी जो आप लोगों ने कहा वो भी सही है, उसमें एक भी परसेंट गलत नहीं है, बस डॉट क्रॉस कुछ नहीं होता, क्रॉस डॉट कुछ नहीं होता, ठीक है। तो टॉर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड, अब मैं ये अगली साइड पे लिखूंगा, लिख लिया ना इतना? हो गया? चलो, तो ये जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस, ये बहुत जरूरी है कि पहले किसको लिखा है, ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी इक्वल नहीं होता, ठीक है, आर क्रॉस। इसके लिए एक पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, हमने एक पॉइंट पी अब ले लिया किसी एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर, ठीक है। तो पॉइंट पी को लोकेट करना है ओरिजिन से, तो ऑब्जर्वर कहाँ बैठता है, ओरिजिन बैठता है। पोजीशन वेक्टर क्या करता है, उसकी लोकेशन को ट्रेस करता है। तो आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन वेक्टर। फोर्स देखो एक एंगल पर है, तो कैसे पता चला,
बिकॉज थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन आर और एफ। तो एक एंगल पे इसके ऊपर फोर्स लगने लगा, ठीक। तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा एफ कॉस थीटा, एक क्या आ जाएगा एफ साइन, ठीक है। तो अगर टॉर्क निकालना है तो क्या करेंगे, अगर हमें एफ के फॉर्म में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, क्या सिखाया था मैंने, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क मिल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क मिल जाएगा, सिखाया था ना मैंने, इसे थंब रूल। आर पे रखो, बेस से कहां जाओगे, किसकी तरफ, जो आपका सेकंड वेक्टर है, और हमेशा बेस से ही जाना। और एंगल ये थीटा, देखो एरो भी बनाया हुआ है यही दिखाने के लिए कि आपको किधर को जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टॉर्क होगा। इसका मतलब क्या सीखे, टॉर्क हमेशा जिस प्लेन में मोशन हो रहा है उससे परपेंडिकुलर होगा, यस, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यानी एक्सिस और रोटेशन पे अपन टॉर्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज सीख लिया आपने। एक और लिखिए, नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, उसे मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या लिखेंगे, आर एफ साइन थीटा। यहाँ कोई वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं पर, ठीक। अब वो नहीं लिखवाऊंगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन, ये तो पता है ना। तो ऐसे लिख देते हैं, आर एंड एफ साइन थीटा आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। या फिर क्या लिख दें बताइए, आर साइन थीटा एंड एफ आर परपेंडिकुलर टू ईच, गलत है क्या, ठीक है। वैसे आर को नहीं छेड़ते 99%, लेकिन अगर आपको कोई केस ऐसे दे दें तो, ठीक है, आपको जो करना है उसमें हमेशा आर के रिफरेंस में ही बात होती, ठीक है। यूनिट ऑफ टॉर्क पहले बता दिया क्या होता है, न्यूटन। कैसे किया, अरे ये फोर्स का न्यूटन ही होगा, ये क्या है मीटर ही तो होगा, तो यूनिट क्या हो गया, यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो गया बेटा, न्यूटन मीटर। डायमेंशन तो आप निकाल ही लेंगे, बताइए डायमेंशन क्या होगा, -2, वेरी गुड, ठीक। लिखते जाओ फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कपल ऑफ फोर्सेस, ठीक हो गया ये। कुछ गिरा ना, कुछ गिरा ना अभी, चलो ठीक है, कपल ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ देख रहे हो तुम क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला था कि इक्वल और अपोजिट और एक डिस्टेंस के एंड पर। तो देखो यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों क्या है, एक डिस्टेंस r से सेपरेटेड है, ठीक है। लिखिए, व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड act on different point and in opposite direction, on different direction, on different point in opposite direction, in opposite with distinct line of action, with distinct line of action, these force form a couple। इन दोनों को साथ में क्या कहेंगे, ठीक है बेटा। मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा, इसको टॉर्क कहते हैं, ये हो जाएगा आर एफ साइन, या फिर क्या लिख सकते हैं, दो ऑप्शन है, क्या, एफ आर साइन, क्योंकि इस केस में देखो दोनों को रिजॉल्व कर सकते हैं हम लोग, आर को भी कर सकते हैं और, तो अगर हम आर को करेंगे तो देखिए यहाँ पर एंगल थीटा आ रहा है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ जाएगा, इधर, जो कि पैरेलल किसके होगा, बी के। तो अगर हम देखेंगे तो कितनी दूरी हो गई इनके बीच में, आर साइन थीटा, तो और क्या हो जाएगा,
एफ आर साइन थीटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसको लिख सकते हैं एफ बी के बराबर, किसके बराबर, एफ। ये हो गया कपल के केस में। कपल के केस में भी आंसर वही आएगा जो नॉर्मली आता है, ठीक। रिंच देखा है क्या, देखा ही होगा। जो बड़ा नट होता है उसके लिए रिंच छोटी होती है, बड़ी रिंच होती है। देखो वो ट्रक वाले एक लंबी सी रॉड रखते हैं टायर निकालने के लिए, उसमें खड़े होकर झूला झूलते हैं ना, और रॉड की लेंथ वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो लोग, जितनी बड़ी होगी। हाँ बेटा इधर आजा, आजा, यहाँ बहुत अच्छी हवा रही, आ पहली सीट पे आ, सीधे हवा यहीं तो आ रही, लैंड यहीं कर रही सीधे, ठीक है। अरे आगे नहीं बैठेंगे। चलिए क्या कह रहा था मैं, इम्पोर्टेंट, हाँ लेंथ की बात कर रहा था कि लेंथ क्यों इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वहां रिक्वायर्ड फोर्स क्या होगा, वो रिक्वायर्ड टॉर्क क्या होगा, टॉर्क ज्यादा होगा ना भाई, बहुत टाइट होते हैं वो, है ना। तो उसमें आपको क्या चाहिए, टॉर्क ज्यादा चाहिए। तो हमारे पास फोर्स तो लिमिटेड है ना, पतला सा कंडक्टर होता है, उसे झूला झूलता लेकिन खोल लेता है, तो उसका फोर्स कम है, तो वो क्या करता है, वो फिजिक्स जानता है, वो क्या करता है, रॉड लंबी कर देता है, आराम से उस पर झूलता रहता है, धीमे धीमे खुल जाता है ना। तो एक्चुअली उसने लेंथ बढ़ा दी तो उसको टॉर्क रिक्वायर्ड अचीव हो गया, काम खत्म, ठीक है। इस तरीके से चलिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अपन, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब जानते ही हो क्या, नेट फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो। रोटेशनल बोल दिया मैंने, अब प्रॉब्लम आ गई। तो नेट फोर्स तो होता ही नहीं है, यहाँ तो टॉर्क होता है। तो बॉडी अगर मोशन में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। तो हम लोग किसी भी एक पाइवटेड पॉइंट के अक्रॉस हम क्या करते हैं, अलग अलग फोर्स की वजह से जो उसका टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो निकाल लेंगे। F1 के कारण हो सकता है क्योंकि उसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो ऐसे निकल देंगे, ठीक है। ये देखो, ये पाइवट कर दिया मैंने, ठीक है, कर दिया ना पाइवट, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये हो गई इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अलग है ना। अब देखो ये लाइन इधर चली गई, इसकी क्या हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली है ना, और ये वाला इसी के ऊपर चला गया, ठीक। तो यहाँ कुछ नहीं है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर इसी तरीके से n नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे, सबका टॉर्क निकल जाएगा कि निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। अरे 10 लोग मिलके अगर एक व्हील को घुमा रहे हैं तो सब अपना अपना टॉर्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। अगर एक ही आदमी का टॉर्क लग रहा होता तो वो अकेले ना घुमा लेता। अगर किसी को मान लो सर्कुलर कराना है, ठीक है, इसे तो उसको टायर पकड़े हुए हैं 4 लोग, ठीक, उसको धक्का दे रहे हैं, ठीक। तो धक्का दे रहे हैं तो सब अपना अपना फोर्स लगा रहा है ना, सबका डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम रहेगा क्या, जब अलग अलग रहेगा तो फिर से तरीका क्या होगा टॉर्क निकालने का, सर उसके पाइवट पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, ठीक। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में भी आए, ठीक है। चलो एक फोर्स लग गया, ये हो गया मेरा पाइवट पॉइंट, जो भी बात होगी इसके रिस्पेक्ट में होगी, ठीक। मैंने एक फोर्स यहाँ ऐसे लगा दिया, ये हो गया मेरा F1, एक फोर्स मैंने यहाँ लगा दिया इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया मेरा F2। अभी 2 के लिए करते हैं, तो क्या करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे ही आगे जाता है क्योंकि बोला गया है फोर्स के परपेंडिकुलर, ठीक। तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्या आएगी, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं F1, निकल जाएगा। तो इसमें साइन थीटा क्या है, 0 मानेंगे, 1 मानेंगे ना, साइन 90 हो गया, अरे इधर कुछ एंगल कितना है, परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये F1 R1 एक टॉर्क 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हो गया है ना, टॉर्क 2 हो गया। इसी प्रकार से n नंबर ऑफ फोर्स, अब मैं ये एंगुलर लगाता हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि ये इस तरीके से लग रहा है, मान लो F3, ये हो गया इसका लाइन ऑफ एक्शन, माफ करना, ठीक। अब हमें परपेंडिकुलर ये बताया निकालना, तो एक एंगल बन गया कि नहीं बन गया, अब एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा, थीटा आ रहा है ना, तो इसका एक r cos थीटा होगा, एक r sin, मेरी बात समझ में कुछ आई। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, रोटेशनल पहली बात तो फोर्स की बात करता है, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो फोर्स की बात करेंगे। रोटेशन में कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं लगता है, यहाँ पर सिर्फ टॉर्क लगता है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम होगा तो बॉडी का मतलब, इसका मतलब क्लियर है कि बॉडी सिर्फ सर्कुलर मोशन कर रही थी, तो उसके ऊपर नेट अप्लाइड टॉर्क क्या हो रहा है, 0। इसका मतलब टॉर्क ड्यू टू F1 F2 F3 F4 जितने भी फोर्स हैं सबका इंडिविजुअल टॉर्क का सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। बस यही तो है, ठीक है, समझ गए ना, मिटा दें इसको, चलो लिखो
देखो इसके अंदर अब a body is said to be in a body is said to be in state of rotational equilibrium if its angular acceleration is 0. Acceleration is 0. ठीक है, तो इसका मतलब क्या, फुल स्टॉप लिखो, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज बॉडी is at rest or rotating with constant angular velocity. जब velocity constant होती है तभी acceleration क्या होता है बेटा, 0, है ना, नोट कर लें. For body to be in rotational equilibrium, the net torque, ये चेंज कर रहा हूँ सेंटेंस, इसलिए दिक्कत हो रही, net torque on the body should be equal to zero. That is क्या हो जाएगा, tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus is equal to, ठीक है बेटे. tau 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉर्क ड्यू टू F1, ठीक है, समझ में आया. सिमिलरली tau 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, टॉर्क, ठीक है, आपके लिए शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ. इसका मतलब है इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं स्केलर फॉर्म में लिखूंगा, समेशन ऑफ टाउ एन इज इक्वल टू 1 to, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये 0. एन कंफ्यूज ना हो जाओ, आई कर दें क्या इसको, आई कर देते हैं ना, तो टाउ 1 हो गया, टाउ 2 हो गया, है ना, आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है बेटा, 1 2 3 ऐसे करते जाओगे, वो आपका n तक ऐड हो जाएगा, ठीक. अभी आई की बात सुन लो, चलो रहने दो, नोट लिखो, बस नोट लिखो, इतना अंडरस्टूड हो गया है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी. आपको पता है ना, एक पाइवट पॉइंट के अगेंस्ट ही टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 या सबको निकाला गया है, ये तो अंडरस्टूड है. बिना पाइवट पॉइंट के टॉर्क निकलेगा ही नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे डिस्टेंस. तो लिखिए इसके अंदर आगे, ठीक है, नोट करके लिखिए. A body cannot be in rotational equilibrium under the action of a single force.
unless the line of action passes through the axis rotation, unless मैंने ये इनडायरेक्टली आपको बता दिया था, कहाँ बताया था, वो फिगर मिट गया। चलो अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें बताया था ना, मैंने एक पाइवट पॉइंट लिया था, मैंने यहाँ से ऐसे बनाया था लाइन ऑफ एक्शन, तो वो उसी पॉइंट से होके गुजर गया था। इसका मतलब वो लाइन ऑफ एक्शन वाली बात ही तो बता रहे थे हम, जब कहते हैं कि आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो आपका टॉर्क उसकी वजह से जीरो। तो कह रहे हैं सिंगल फोर्स के कारण कभी भी आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है। ये होगा तो कब होगा, जब आपका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो एक्सिस यानी पाइवट पॉइंट से होकर गुजरे। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए। If a body is in rotational equilibrium, under the action of three forces, under the action of three forces must be either concurrent or parallel. Must be either concurrent or ठीक है, ये कंडीशन हो गई। चलिए आगे बढ़ जाएं। डन हो गया? फिर नेक्स्ट हेडिंग, बेंडिंग ऑफ एन साइक्लिस्ट इन हॉरिजॉन्टल टर्न। हॉरिजॉन्टल टर्न का मतलब क्या हो गया, जो रोड पे करते हो स्टंट। हॉरिजॉन्टल है ना वो प्लेन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टर्न की बात हो रही है। चलिए चैप्टर खत्म होने वाला है आप लोगों का, आज खत्म हो जाएगा मुझे लगता है। देखिए, लेट अ साइक्लिस्ट इज मूविंग विद अ स्पीड v, let a cyclist is moving with speed, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है वो, v से, ठीक है, on a circular horizontal road, on a circular horizontal road of radius r, of radius full stop, let the cycle and the rider together as a system, let the सिस्टम मान लिया उनको हमने, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास, देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम तो वो क्या होगा, शिफ्ट होगा या नहीं होगा? मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि राइडर को और साइकिल को दोनों को एक सिस्टम मानो, दोनों को सिस्टम मानो तो टोटल मास कितना हो जाएगा, साइकिल का मास प्लस, ठीक, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज होगी, ठीक है, ग्राउंड पे तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, तो कहाँ होगी, कुछ एक ऊपर होगी, तो इसका मतलब जो सर्कल बनेगा वो राइडर के कमर के आसपास बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो ये सर्कल आपको दिख रहा है, इसलिए ऐसा बना हुआ है। मैंने बताया था ह्यूमन बीइंग का क्या होता है, कमर के पास होता है ना, अब क्या थोड़ा और शिफ्ट हो गया, ठीक, तो अब वो सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो रोड के ऊपर बनाया है मैंने डॉटेड सर्कल, ठीक। तो ये रेफरेंस के लिए रेडियस क्या हो जाएगा इसका,
आर, ठीक। ये फिगर बनाओ, लिखो फिर, लिखिए। देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ सीएम लिख दे क्या, अंडरस्टूड है ना, सीएम ऑफ सिस्टम is going in a circle with center O, is going in a circle with, जितनी देर भी तुम टर्न कर रहे हो तो एक्शन में तुम सर्कुलर मोशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उतना ये आर्क नहीं बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपका आर्क का जो भी सेंटर होगा। तो इसका मतलब आप सर्कुलर पाथ पर आ चुके हो, जब भी टर्निंग करते हैं तो सर्कुलर मोशन का सारे एप्लीकेशन यहाँ पर होंगे, यानी कि सेंट्रीपिटल भी होगा, सेंट्रीफ्यूगल भी होगा, और जो भी फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। इसलिए सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास आपका सी है, तो जो भी मैं फोर्स लगाऊंगा मैं वही लगाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इज गोइंग इन अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस, रेडियस भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ऐसा होता है mv²/r, तो मुझे r चाहिए, ठीक है, ठीक। अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ जो नीचे FVD बना है, सीधे FVD पे आओ, स्विच करो, ठीक। आपको समझ में आ रहा है कि ये एक एंगल पे जो है, क्योंकि ये टिल्टेड है बंदा, ठीक। जो टायर का कांटेक्ट है वो यहाँ पर है, बॉडी इसकी क्या है, एक एंगल थीटा पर है विद द वर्टिकल, कितना एंगल थीटा, ठीक। अब यहाँ पर जो mg बनेगा वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, वो तो यहाँ सेंटर ऑफ मास के पास है, ये mg वाली लाइन और ये जो आपकी रेफरेंस वर्टिकल लाइन दोनों आपकी हो गई पैरेलल, तो इसका मतलब है कि कनेक्टिंग लाइन जो बनाएगी यहाँ पर भी एंगल क्या बनाएगी, थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा ऑन द लाइन ऑफ दिस, आएगा कि नहीं आएगा, और जो कांटेक्ट पॉइंट होगा टायर का वहां पर एक नॉर्मल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या इसको ट्रांसलेट कर पा रहे हो, यहाँ पे ये कैसे हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये mg नीचे आ रहा है और ये एंगल थीटा पर है और इसका एक रिएक्शन इस लाइन पर आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल को रिप्रेजेंट करता है, पिटल को नहीं करता, बाहर की तरफ है भाई, ठीक है। mv²/r, अंदर की तरफ क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल तो ऑलरेडी लग रहा है, दोनों को एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तभी उतना ही ये झुक सकता है, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, इसमें एफ नेट अगर इसके ऊपर 0 होगा तभी ये सेफली टर्न कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। लिखिए एज सीन फ्रॉम द फिगर, पीछे है, एज सीन फ्रॉम द फिगर, अगर एक भी डिसबैलेंस होगा मतलब सेंट्रीफ्यूगल या फिर सेंट्रीपिटल, तो वो क्या होगा, गिर जाएगा, ठीक है। The frame rotating with same angular velocity as the system, the frame rotating with same angular velocity as system, so एफ नेट क्या हो जाएगा बॉडी का, 0, इसका मतलब है टॉर्क भी क्या हो जाएगा, कंडीशन हो गई हमारी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा समझ नहीं आया हो, देखो बहुत बेसिक चल रहा है, अभी कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आया नहीं कि आपको डर लगने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर हमें ये प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉर्क ए, टाउ ए निकाल लो, ए पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो कहाँ है टायर का, ए पर, एक्चुअल में जो वहीं से आप टॉर्क निकालोगे क्योंकि वही रेफरेंस हो जाएगा आपका, ठीक। तो टाउ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, mg इंटू एडी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्चुअल में यही तो आगे की तरफ आपका लीनियर फोर्स लग रहा है, देखो फोर्स का है, ये mg और ये हो गया आपका डिस्टेंस, mg इस लाइन पर है, एडी इसके बीच में डिस्टेंस है, पाइवट पॉइंट आपका टायर हो गया, टायर के साथ साथ चल रहा है ना आपका इस तरीके से बॉडी कनेक्टेड है ये सिस्टम, तो ये हो जाएगा आपका टॉर्क आ जाएगा mg इंटू एडी इज इक्वल टू क्या आएगा, mv²/r, है ना, यही तो आएगा, mv²/r, लिखो फटाफट। गर्मी लग रही है, हैं, हाँ गर्मी लग रही है ना, चलो अच्छा बाबा ठीक है, डराओ नहीं, अरे बाप रे।
लिखिए भाई। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रखना है तो अब देखो फिर से एक और फोर्स है हमारे पास, ये भी तो एक फोर्स है। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या सरफेस है, क्या है, CD। तो अगर बैलेंस करना है तो जितने भी फोर्सेस हैं, जो भी रेफरेंस पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में आपका क्या आना चाहिए बताओ। यहाँ पर आ जाएगा mg। अरे यार कलर अभी चेंज होना था, हमने ही किया है ना, एकदम पगला गए हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है बच्चा, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितनी फोर्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r इनटू CD। ठीक है, यही दो फोर्स है ना बॉडी के ऊपर, और कोई फोर्स लग रहे हैं क्या, एक धरती माता नीचे लगा रही है सिस्टम के ऊपर, एक सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है बाहर की तरफ, है ना। दोनों से हमने एक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट के D के रिस्पेक्ट में हमने क्या कर लिया कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे तभी तो आप टिके रहोगे, नहीं तो साइकिल किसी ना किसी तरफ तो गिर ही जाएगी। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपका एक फ्रिक्शनल फोर्स, आपको पता, ये सब तो याद होगा ना, जो बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट हम लोग ने फ्रिक्शन पढ़ा था, है ना। क्या होता था, टायर एक होता है आपका सेंटीमीटर रिक्वायर्ड कौन प्रोवाइड करता है, तो बाई फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन वाला ही तो केस है, जब अपन झुक रहे हैं। अब ये टॉपिक पुराना है, अगर नहीं आता है तो भूल जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो चीज कट जाए उसको काट दीजिए। ठीक है, स्मॉल m की जगह कैपिटल M, दोनों मास एक ही है ना, सिस्टम का ही मास, ये जाएगा कैपिटल M, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बताइए, AD अपॉन CD इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RG, है ना। और AD अपॉन CD क्या है, देखो ध्यान से, पाइथागोरस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ठीक, ये क्या हो गई बेस, tan थीटा क्या हो जाएगा, AD अपॉन CD, ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RG। ठीक, तो आपका जो मैक्सिमम एंगल है कितना बेंड कर सकता है, tan इनवर्स ऑफ V स्क्वायर अपॉन RG। तो ये हो गया आपका tan ऑफ थीटा। अगर हमें मैक्सिमम एंगल निकालना है तो लिखिए, द साइक्लिस्ट कैन बेंड at an angle क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ V स्क्वायर अपॉन RG। आपको याद रखना है कि जो थीटा होगा, अगर आपको निकालना है कि अगर आपने कहा कि मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या कर रहा हूँ, टर्न करने वाला हूँ, तो बड़े भाई आपको थीटा निकालना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आप जिंदा बचेंगे, है ना। जितना ये कहेगा उतना एंगल आपको बेंड करना पड़ेगा, अगर उससे कम करेंगे तो आप निपट भी सकते हैं। ठीक है, जनहित में जारी। तो ध्यान रखिए, आपको आर अपना देखना पड़ेगा कि जो टर्न कर रहे हैं, जो आर्क है उसका रेडियस कितना है। ठीक है, रोड का जो आर्क ये बना हुआ है, रोड बनी हुई है, उसका आर कितना है, जी पता ही होता है, वी तुम्हारे पास हाथ में, तुम कितना तेज गाड़ी चलाओगे। ठीक, तुम कभी भी किसी भी इंस्टेंट पर आप निकाल सकते हैं कितना मैक्सिमम एंगल हम लोग बेंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाएं। अब इसी चीज को अप्लाई करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, उसके पहले एक छोटा टॉपिक है टॉपलिंग। इसको टॉपलिंग कहते हैं, टॉपिंग नहीं होता है, टॉपलिंग है ये। टॉपलिंग में लुढ़क जाना, है ना, लुढ़का दिया ऐसे, एक कान की तरह से हमारा धाड़ से गिर गया, है ना। ठीक है, टॉपलिंग, बिल्ली पालो तुम्हारे घर में, टॉपलिंग तुम्हें दिख जाएगी, जो चीज़ खड़ी मिलेगी ऐसे आएगा, टैप करके गिरा देगा। उन लोगों का दिमाग कुछ गड़बड़ है, शैतानी है। ठीक है, ये टॉपलिंग लिखो इसके अंदर। इन केस ऑफ टॉपलिंग नॉर्मल रिएक्शन मस्ट पास थ्रू द एंड पॉइंट। लिखिए कंडीशन, लिखिए सीधे, इन केस ऑफ टॉपलिंग नॉर्मल रिएक्शन मस्ट पास through the end point about which the body topples. About which the body
तो ज़्यादा चांसेस क्या हैं किसके टॉपल होने के हैं, ए के या बी के? ए के। ठीक है, रीजन क्या है, इसका नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो एंड पॉइंट के करीब होगा, इसका दूर होगा। ठीक है, एंड पॉइंट ये होता है इससे करीब होना चाहिए ताकि ये गिर सके। जैसे ये बॉटल है ना, ये देखो अभी अगर इसको एक बाल्टी से करते हैं तो लगाते नहीं फोर्स होगी, लुढ़केगी नहीं, तो उसको उठाना ही पड़ेगा, है ना। इसके चांसेस ज्यादा हैं। रीजन क्या है, इसका नॉर्मल रिएक्शन इसके एंड पॉइंट के सबसे करीब है। और अगर एक पतली सी ये पेन होगी तब तो सबसे बेस्ट है, तुरंत ये लुढ़क जाएगी, है ना, क्योंकि सबसे कम इसकी थिकनेस है ना, एंड पॉइंट के सबसे करीब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ बीच से पास हो रहा है। ठीक, चलो ये बहुत बेकार टॉपिक है, इसमें क्या ही पढ़ोगे, आप खुद कर सकते थे बिना पढ़ाए। डिफरेंट फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन pivoted स्केल एज शोन, रिवर्स कर रहा है। ठीक, एज शोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस विल प्रोड्यूस टॉर्क, कह रहे हैं कौन सा इसमें से फोर्स है जो कि प्रोड्यूस करेगा आपका टॉर्क। हो जाएगा, ये क्वेश्चन बेकार है। दो फोर्स तो ऐसे हैं जो पाइवट पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं, उनकी वजह से तो ऐसे ही नहीं होने वाला है। होगा कौन कौन सा, F3 F4 और F2। ठीक है, डायरेक्शन बता दो। तो F3 F4 क्या करेंगे, क्लॉकवाइज, और F2 एंटी क्लॉकवाइज। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, द बॉडी इन सोन फिगर इज पाइवटेड एट O, ठीक, एंड टू फोर्सेस एक्ट ऑन इट एज शोन इन फिगर, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द नेट टॉर्क ऑन द बॉडी अबाउट द पाइवट। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है, F1 के थ्रू τ1 निकालोगे, फिर F2 के थ्रू τ2 निकालोगे, फिर दोनों का सुपरपोजिशन करोगे, फिर नेट टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखोगे। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे में वैल्यूज दी हुई है, पुट करके आंसर निकालोगे। ठीक है, जो ऊपर फॉर्मूला बनाओगे उसी से तुम नीचे वाले से मैं यूज करके यहाँ पर आंसर निकालोगे। तो करो ये क्वेश्चन, ठीक है, करो, कर लोगे, 1 सेकंड का है, जल्दी करो। तो आंसर क्या आ गया, पहले वाले का आंसर क्या आ गया, डेरिवेशन। इसमें डेरिवेशन नाम का बस कुछ नहीं था, इसमें था टाउ इज इक्वल टू F1 R1 साइन थीटा 1 माइनस F2 R2 साइन थीटा 2। लो भैया, हो गया। ठीक है, कर लीजिए अब नेक्स्ट। अब तो बस वैल्यू पुट करनी है बेटा, कर लोगे ना। साइन 75 कैसे सॉल्व करोगी, क्यों लड़की? अरे वो 75 डिग्री लिखा हुआ है, 60 डिग्री लिखा हुआ है। अरे ये जीरो चेक करना पड़ लेना, 600 क्या होता है, 750 क्या होता है, इतना तो ऐसा थोड़ा नहीं हो पाएगा। हो तो जाएगा, ये भी सिखाया नहीं, 2n पाई करके नहीं सिखाया हमने, कर तो इसमें भी लेंगे हम लोग। इंटेलिजेंट तो हम लोग पैदा ही हुए हैं, लेकिन कभी घमंड नहीं करते हैं ना, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। ठीक है, वो 75 वो कैसे करोगे 75 सॉल्व, क्यों लड़की? आयुषी बताइए, साइन 75 कैसे सॉल्व होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो पढ़ा ही नहीं हमने। हाँ हाँ हाँ, 90 माइनस कितना है, 15 आ गया, फिर क्या करें? साइन 15 कर दो। क्या है साइन 15? कुछ ऐसा बोलो जो सबको समझ में आए। हैं? क्या क्या? देखो इसके कुछ बुद्धि काम करी है। वैसे साइन 15 की वैल्यू बता रखी है, निकाल सकते हो अगर पता हो तो, ठीक है। और जिसको नहीं कुछ आता है वो 30-45 करेगा, है ना। तो करो 30-45, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी। टाइम वेस्ट है, लेकिन आपको साइन 15 के फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है, उससे डायरेक्टली निकल जाएगा। तो आप अगर उससे कर लेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। और तो हो जाएगा साइन 90 माइनस, अगर आप थीटा करोगे तो कॉस थीटा आएगा, है ना। कॉस 15 का भी फॉर्मूला आपके पास है, साइन 15 का फॉर्मूला है, डायरेक्टली कर सकते हैं। नहीं आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आंसर तब भी आएगा, a प्लस बी लगा देंगे, ठीक है। 30 प्लस 45 75 होता है, ठीक। दोनों की वैल्यू पता है, निकल जाएगा। आंसर आना चाहिए इसका -3.85 न्यूटन मीटर। इसका मतलब क्लियर है कि कौन डोमिनेट कर रहा है, टॉर्क 2। ये क्या है, टाउ 2 डोमिनेट कर रहा है, ये क्या है, ठीक है। पुट करते हैं वैल्यू, टाइम बेटा खराब कर रहे हैं आप लोग बस अपना। कितना है
R1 कितना दिया हुआ 1.30, F1 कितना है 4.20 इंटू 1.30 इंटू साइन 75 माइनस क्या हो जाएगा F2 कितना है 4.9 इंटू R2 कितना है 2.15। क्लियर, ये डोमिनेट कर रहा है आगे, ठीक है। ऊपर से साइन 60 पे साइन 60, जब सारी वैल्यूज लिखेंगे सॉल्व करेंगे ये विल गेट व्हाट 3.85 न्यूटन। ये आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, टाइम हो गया। नेक्स्ट, अ फोर्स आपको 10 माइनस क्यू क्यों दिया है, डायरेक्शन बता रहा है। एक्ट्स ऑन द ओरिजिन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, फाइंड द टॉर्क अबाउट द पॉइंट 1 -1 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये हो गया 1, -1, 0, ये हो गया +1, ये क्या हो गया -1, ठीक। और यहाँ पर फोर्स लग रहा है, कहाँ पर बोला गया था ओरिजिन पर लग रहा है। डायरेक्शन क्या है, ये अगर +x है, ये अगर +y है तो +z इधर होगा और ये अंदर की तरफ, ये आपका फोर्स हो गया कितना 10। क्लियर है कि यहाँ से ये बन गया, ये परपेंडिकुलर है। अगर आपने ये निकाल लिया तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी और आंसर आ जाएगा। कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये r वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा i कैप माइनस j कैप, जितना ही करना था। आंसर कितना आ गया √2। क्या आ गया, r वेक्टर का मॉड क्या आ गया √, इसका स्क्वायर मॉड लगा करके। ज़्यादा ही ज़्यादा हो गया, ज़्यादा शॉर्ट में करने के चक्कर में दिक्कत हो गई। चलो इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। चलो तुम लोग इजी करो। r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप, पता चल रहा है कि ये भी नहीं आ रहा है लिखना। भाई ये आता है कि नहीं आता है ये बताओ। ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, z कंपोनेंट 0, ठीक है। तो ये -1 था तो -j हो गया, ठीक। इसका अगर रिजल्टेंट निकालना है तो क्या सिखाया था, अंडर रूट कर लो, सारे कंपोनेंट का स्क्वायर कर लो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और √2 आ जाएगा, ठीक है। सब तो बता दिया, अब तो आंसर बता दो, ठीक है। आंसर बताओ कितना आएगा। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करना है वो आप सोचिए, और अगर हमें स्केलर में करना है तो हमें क्या करना है वो आप सोचिए। तो अगर आपको सबसे इजी पढ़ना है तो हम वेक्टर फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे i कैप माइनस j कैप क्रॉस 10 k कैप। इससे भी आंसर आ जाएगा, इससे भी आंसर वही आएगा जो ऐसे आएगा, ठीक है। वैसे भी -10 √2 आ रहा था और ऐसे भी -10 √2 आएगा। इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्शन के लिए आप i + j लेंगे। चलिए यहाँ देखिए हम कर देते हैं, कैसे सिखाया था इसके लिए हमने एक और रूल सिखाया था। कैसे, यहाँ लिख दो i, यहाँ लिख दो j, यहाँ लिख दो k, ठीक। फिर कंपोनेंट लिख डालो, ठीक। तो पहले क्या आता है r आता है, तो r कंपोनेंट 1 -1 0, ठीक। इसके लिए 0 0 -10, यही तो सिखाया था ना मैंने। फिर क्या करोगे आप, i के लिए करोगे तो i का कॉलम गया, ये गया, फिर ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ गया 10। फिर j का करोगे, फिर ये है ना, और फिर k करके आंसर निकालो यार। इसका कितना आएगा 10 और इसका आंसर हो जाएगा i कैप प्लस, ठीक है। ये क्योंकि k वाले केस में इधर देखो, जब k को लेंगे तो ये 0 ये 0, आंसर 0, तो k करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ i और j कर लो। तो कैसे सिखाया था, प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस i कैप, फिर -10 इंटू -1 कितना आएगा +10, ठीक है। और क्या आएगा बेटा -0, ठीक। फिर -j कैप, फिर क्या हो जाएगा, ये गया मतलब आपने ये छुपा लिया और ये छुपा लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करोगे फिर इधर करोगे तो -10 -0 प्लस k कैप और यहाँ पर 0, कितना आ गया देखो, फिर से वही आया कि नहीं आया, 10 i कैप प्लस 10 j कैप। वही आंसर आ रहा है, कुछ और आ रहा है, मेरा भी वही आ रहा है ना भैया, ये आ गया वेक्टर। तो वेक्टर में करना है तो वेक्टर में करो, स्केलर में करना होगा तो क्या करोगे, इसी का रूट निकालोगे, फिर से 1 + 1 √2, वही तो मेरा आंसर आ रहा था, ये हो गया इसका आंसर।
ये माइनस आई कह रहा है, माइनस आई कैसे हो सकता है? माइनस कैसे होगा? माइनस तो होगा ही नहीं, वो तो 0 0 है ना। आर क्रॉस एफ करते हैं तो आर मैंने पहले लिखा हुआ है। हाँ तो बेटा मैंने -10 लिखा तो है, -10 सही, तो सब कुछ तो सही किया है, एक भी चीज़ गलत नहीं दिख रही है। आर क्रॉस एफ में आर पहले लिखना है, फिर एफ का लिखना है, एफ का 0, 0, -10 नहीं लिखा हुआ है, तो माइनस के बैलेंस नहीं हो गया। और फिर और तो कोई गलती है नहीं, एक बार और सोच लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर हम सही हैं और ये गलत है। इसने मुझे ऐसा लग रहा है एफ क्रॉस आर किया हुआ है, गलत है ये, क्योंकि 0 -1 तो कभी नहीं आएगा। फिर से आखिरी बार देख लेते हैं, ये गया तो ये कभी नहीं, यही सही आंसर है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, लिख लो, यही इसका आंसर है। देखो प्रूफ कर दें एक और तरीके से, ये R क्रॉस F, तो एंगल क्या बनेगा, छोटा वाला एंगल यही बन रहा है, ठीक है। तो एक लाइन आपकी ये है और एक लाइन आपकी ये है, ठीक। अब जब बंद करोगे तो कहाँ आ रहा है, ये कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें I प्लस J तो होता है, कभी गलत हो सकता है, बिल्कुल यही इसका आंसर है, 10I प्लस J, ठीक है। रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैग्नीट्यूड के I प्लस J ही आएगा रिजल्टेंट में, और मेरा I प्लस J आ रहा है, आंसर यही होगा बेटा, ठीक है। इसमें जो है मॉडल में गलती हुई। देखिए, a uniform rod of 10-20 kg is hanging in a horizontal position with the help of two thread. It also support a 40 kg mass as shown in the figure. Find the tension developed in each thread. तो आपसे कहा जा रहा है कि हर थ्रेड में कितना टेंशन होगा, आपको वो निकालना है। निकालिए, कैसे निकालेंगे, पहले FBD बनाएंगे, अगर निकालना है तो पहले FBD बनाएंगे, और FBD से ही ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, भूल जाओ। ध्यान रखना, जब अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लगता है किसी भी एक रॉड के ऊपर, तो उसके वजह से क्या हो सकता है, टॉर्क क्रिएट हो सकता है, क्योंकि टॉर्क का नियम सिंपल होता है भैया, आपने जहां से उसको फिक्स कर रखा है उससे कुछ दूरी पे लगेगा, तो उसका मतलब है वो रोटेशनल के लिए कुछ ना कुछ इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। अगर आपने इधर भी लगा दिया तो इक्वल अपोजिट कैंसिल होने बात अलग है, लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तभी झूले के एक एंड पर अगर रस्सी पकड़ लो तुम, तो वो आपका एक आगे की तरफ निकल जाता है। कभी बचपन में खेले होगे ना, वो जो झूला होता है, अगर एक तरफ की चेन को पकड़ लो ऑटोमेटिक उधर भाग जाता है, होता है ना, डिसबैलेंस क्यों होता है, क्योंकि आपने एक एंड पर फोर्स लगा दिया और पाइवट पॉइंट उसका क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास रेफरेंस हो जाएगा, अब वो डिस्टर्ब होगा, आपका टॉर्क क्रिएट हो गया, झूला एक आर की तरह आगे की तरफ चला जाएगा, बगल वाले से लड़ जाएगा, यही तो होता है नॉर्मली। तो ये सिंपल वही वाला लॉजिक है इसका। इस AB रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, उसके L/2 पर, उसके L/2 पर, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर है कि इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा जो कि एक डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब ये कॉज करेगा एक तरीके का टॉर्क, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से ऊपर भी, चलिए करिए, देखिए क्या करते हैं आप, बोलिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, अपनी पढ़ाएंगे, हम नहीं कर रहे, ठीक है, अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है, सर से पूछ लीजिए, ठीक है, यही क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। वैसे कर लिया होगा T/2, किया कुछ इसमें, नहीं किया, चलिए ठीक है, आंसर बताओ। अरे कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बता दो हमको, क्या किया तुमने। सबसे पहले मास में लेंथ निकालोगे, ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको जितनी लेंथ का मास चाहिए उतना आपको मिल जाएगा, ठीक। आपका एक सेंटर ऑफ मास आपको मिल जाएगा L/2 से, वो करना आसान है, ठीक। सेंटर ऑफ मास आपको मिल जाएगा तो आपको एक डिस्टेंस मिल जाएगी, आपको डिस्टेंस निकाल सकते हैं कितना है।
वो क्लियरली कितना हो जाएगा, L/4 ही तो होगा, L/4, हाँ इसीलिए वो L/4 दिया हुआ था, ठीक है, ऑलरेडी उसमें डिस्टेंस दी हुई थी। फिर आप दोनों एंड के रिस्पेक्ट में आप टेंशन देख सकते हो कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहा है। तो एक्चुअल में होगा क्या, इसकी वजह से इस साइड टेंशन ज़्यादा हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, ये ऐड हो जाएगा, तो इतना सिस्टम अलग और उतना सिस्टम, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब आज नहीं बन रहा है वो, ठीक है, अभी क्लास में, ठीक, थैंक यू।